हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लब लर्न टू लीड। और गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे 23 अप्रैल 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और साथ ही आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारी एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है करियर्स क्लाउड। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इसमें लॉगिन करेंगे और उसके बाद आप क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारी 1 साल की या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। प्राइस दोस्तों इसका बहुत ही कम है, एक बार आप चेक जरूर करें, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हम इसमें आपको क्या दे रहे हैं वो आप देख सकते हो। यहाँ पे हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करें। डेली में 3 तरह के सेक्शंस होंगे। एक में होगा डिटेल करंट अफेयर उसी दिन का, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स मिलेंगे उसी दिन के, एक होगा क्विज सेक्शन जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक होगा दोस्तों वीकली सेक्शन। वीकली में भी 3 सेक्शन सेम होंगे डेली की तरह, लेकिन इसमें आपको वीक वाइज करंट डिटेल में मिलेगा, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर मिलेगा, वो भी पीडीएफ की फॉर्म में, और एक क्विज होगा जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा दोस्तों मंथली सेक्शन। मंथली सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम इसको अलग अलग तरीके से डिजाइन करते हैं। जैसे कि स्टडी पीडीएफ। स्टडी पीडीएफ का मतलब है कि इसमें पूरा महीने का डिटेल्ड करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। उसको रिवाइज करने के लिए आपको हम क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी पूरे महीने की एक पीडीएफ देंगे, जिससे आप उसको फटाफट रिवाइज कर सकते हो। एक हम आपको देंगे टॉप 100 करंट अफेयर, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में पर्टिकुलर मंथ के, ताकि एग्जाम से पहले आप मंथली 100 क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट वो रिवाइज कर सको। एक होगी पॉकेट पीडीएफ, 2-3 लाइन्स में करंट अफेयर को फटाफट पढ़ने के लिए एग्जाम से पहले आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यार, ये सारी चीजें आपकी प्रिपरेशन को इनहेंस करेंगी, लेकिन इसके साथ ही हम आपकी प्रिपरेशन को एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए हम आपको दे रहे हैं स्मार्ट पीडीएफ, जिसको हम कहते हैं टॉपिक वाइज पीडीएफ। पर्टिकुलर एक टॉपिक को रिवाइज करने के लिए आप इस पीडीएफ का यूज कर सकते हो, जैसे कि एप्स, वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर, किसी भी तरह का टॉपिक जो होगा, 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो हमने लिस्ट किए हुए हैं, उसको आप इंपॉर्टेंटली रिवाइज कर सकते हो। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट, तो यार आपके लिए हम 2-3 चीजें अलग करते हैं, क्योंकि बैंकिंग और इकोनॉमी सेक्शंस की जो न्यूज़ हैं वो अलग से कवर की जाती हैं। एक आपको डिटेल्ड करंट अफेयर मिलेंगे बैंकिंग और इकोनॉमी के, एक आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी करंट अफेयर मिलेगा, वो भी बैंकिंग और इकोनॉमी का। और इसमें हम आपको एक क्विज भी दे रहे हैं जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। और एक होगी दोस्तों एग्जाम पीडीएफ। इसका मतलब है कि जो भी करंट अफेयर होगा पर्टिकुलर उस साल का, जैसे कि अभी जनवरी, फरवरी और मार्च जो है वो जा चुका है, तो उसको एक पीडीएफ के अंदर कंबाइन कर दिया गया है। तो जो जो मंथ जो है वो जाता रहेगा उसको हम एक पीडीएफ के अंदर कंबाइन करते रहेंगे, ताकि जब भी आपका एग्जाम हो सिर्फ एक पीडीएफ को उठाना है और उससे आप इसको रिवाइज कर सको। एक होगा दोस्तों स्पेशल करंट अफेयर, जैसे कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे, तो हम उसमें आपको डिटेल बजट और इकोनॉमिक सर्वे प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर बताएंगे जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट होगा दोस्तों स्टेट करंट अफेयर। जो बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यार, वो स्टेट की भी तो तैयारी करेंगे, अपने पर्टिकुलर स्टेट की, तो इसीलिए हम हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी को क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कवर कर रहे हैं। तो यार बहुत ही जरूरी है कि आप ये स्टेट अपनी प्रेपरेशन जो है वो उसको भी आगे बढ़ा लें, और हर स्टेट और यूटी को इसमें कवर किया जा रहा है। तो गाइस, ये सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आती है, कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है। आपने सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से आप कर सकते हो। ईमेल के थ्रू लॉगिन करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करें, और 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। मेरे कहने पर एक बार आप प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद सरप्राइज होंगे कि इतने कम प्राइस पे हम दे रहे हैं, और उसके ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप इस कोड को यूज करेंगे H10 को, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और हमारा सपोर्ट सिस्टम जो है वो ओपन है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें जो है वो ईमेल कर सकते हैं। हमें इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व कर दी जाएगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में जो लिख के छोड़ दें, मैं हर कमेंट का पर्सनली जो है वो मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूं। आप लोग आजकल देख भी रहे होंगे, मैं हर मैसेज का जो है रिप्लाई कर रहा हूं किसी ना किसी तरह से। तो इसलिए आप जो है वो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 23 अप्रैल 2021 का। लेकिन उससे पहले यार, हमारा टारगेट एक आपको पता है कि क्या है, 700 प्लस लाइक्स। सब्सक्राइब करना है चैनल को, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीच जो है वो क्या हो सके, पॉसिबल हो सके। लाइक यार एक दिन के अंदर जो है वो इतने चाहिए मुझे, और आप लोग जो है वो इसको प्रोवाइड जरूर करोगे।
तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। तो इसमें कीवर्ड तो यार पता ही आपका कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 इसमें कीवर्ड होगा। जब भी कोई इंडेक्स आता है दोस्तों, उसमें तीन चीजें आपने याद रखनी है। कौन कौन सी, कि इसको किसने पब्लिश किया है, एक तो ये याद रखना है, कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, और इंडिया का स्थान जो है वो कौन सा है। ये तीनों चीजें जो है वो आपको याद होनी चाहिए। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का मोटिव यही है कि प्रेस को कितनी फ्रीडम जो है वो उस कंट्री के अंदर दी गई है। और इंडिया का रैंक जो है वो इसमें बहुत ही पीछे है दोस्तों। इंडिया का रैंक बहुत ही पीछे है। कितना रैंक है इंडिया का? 142 रैंक है। मतलब आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो एक तो आंसर यहां पे सॉल्व हो चुका है, इंडिया। तो किस कंट्री ने जो है वो इसके अंदर टॉप किया है ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नॉर्वे ने इसके अंदर क्या किया है? टॉप किया है। नॉर्वे पहले स्थान पे है, फिनलैंड दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे स्वीडन है। पब्लिश किसने किया दोस्तों? इसको पब्लिश जो है वो किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको जाके स्विट्जरलैंड के अंदर। रिपोर्टर्स विदाउट रिपोर्टर्स, स्विट्जरलैंड में दोस्तों फ्रांस, इसको करेक्ट कर लिए, फ्रांस के अंदर जो है वो आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। और इसका नाम जो है वो एक और है, इसका नाम जो है वो है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स। क्या है इसका दूसरा नाम? रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर। ये आपने याद रखना है। तो यहां पे बात हो रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। इसका मतलब यहां से क्लियर है कि इंडिया का रैंक जो है वो थोड़ा सा पुअर है। हम फ्रीडम के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा प्रेस फ्रीडम के अंदर बहुत ज्यादा बिलीव जो है वो नहीं कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए एक हम कह सकते हैं एक धक्का है जो डेमोक्रेसी को लगता है कि प्रेस को फ्रीडम जो है वो नहीं दी गई है। और इंडिया को बैड इन्वायरमेंट कहा गया जो प्रेस फ्रीडम के लिए इंडिया प्रोवाइड करता है। और इंडिया को उन कंट्रीज के साथ रखा गया है जिनमें ऑलरेडी बहुत ही कम जो है वो फ्रीडम है, जैसे कि ब्राजील, मैक्सिको, रशिया, तो वहां पे रखा गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा 2020 में भी इंडिया का रैंक जो है वो दोस्तों कौन सा था? 142 था। मतलब कोई भी इंप्रूवमेंट जो है वो इसके अंदर इंडिया ने नहीं की। तो आप यहां पे देख सकते हो, इंडिया रैंक्स 142 आउट ऑफ कितने कंट्रीज? 180 कंट्रीज में से ये रैंक जो है वो लिया गया। तो इंपॉर्टेंट चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक दो चीजें आप और देख सकते हैं कि नॉर्वे का पहला स्थान है, बात कर चुके हैं। किसने इसको पब्लिश किया? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। मैं फिर से करेक्ट करना चाहता हूं कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है दोस्तों? फ्रांस के अंदर है। और इंडिया को बैड इन्वायरमेंट कहा गया प्रेस फ्रीडम के लिए, और इंडिया का 142 रैंक है। और इंडिया जो है वो 46.56 स्कोर के ऊपर जो है वो रहता है। इसमें बहुत सी कैटेगरीज है। लाइक अगर आपका स्कोर कम है तो इसका मतलब गुड सिचुएशन है आपकी। अगर स्कोर जो है वो बढ़ता जाएगा, इसका मतलब आप जो है वेरी सीरियस सिचुएशन की तरफ चलते जाओगे। और एटीरिया का स्थान जो है वो बिल्कुल नीचे है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि चाइना जैसी कंट्रीज जिसमें रिस्ट्रिक्शन बहुत कम है, वो भी जो है वो बिल्कुल नीचे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो एटीरिया का 180th रैंक है, इसमें चाइना दोस्तों 177 पे है। चाइना कौन से पे? 177 पे। और नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज, लाइक नॉर्थ कोरिया आपको पता है जिम योंग उन वहां के रूलर हैं, तो वहां पे जो है बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं हो सकती। 179th रैंक है। लेकिन अगर हम अपनी बॉर्डर कंट्रीज की बात करें, लाइक इंडिया के जो बॉर्डर कंट्रीज है, उसमें नेपाल इंडिया से आगे, मतलब नेपाल में फ्रीडम अच्छी खासी है। 106 नंबर जो है, मतलब 106 रैंक जो है वो नेपाल का है। श्रीलंका का दोस्तों 127th रैंक है। म्यांमार का जो रैंक है वो 140th है दोस्तों। म्यांमार का 140 था। मतलब ये वो कंट्रीज हैं जो इंडिया से अच्छी हैं इसके अंदर। पाकिस्तान का रैंक जो है वो इंडिया के ऑलमोस्ट जो है वो बराबर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस के साथ। पाकिस्तान 145 है। बांग्लादेश जो है वो 152 पे है। ये है नेबरिंग कंट्रीज। मतलब नेबरिंग कंट्रीज में भी अगर आप देखोगे, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार जो है वो हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगर आप कहोगे चाइना, इनका रैंक जो है वो हमसे अच्छा नहीं है। तो सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, सारी चीजें आपने याद रखनी है। लेकिन इसमें आप दोस्तों याद रख सकते हो जो और आपको ऑप्शंस जो हैं वो यहां पे दिख रही हैं, ये भी आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो 8th स्थान इंडिया का जो है वो किसके अंदर है? 8th स्थान दोस्तों इंडिया का है यहां पे टेररिज्म इंडेक्स के अंदर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अंदर जो है वो इंडिया का रैंक कौन सा है दोस्तों? ये है हमारे पास 8th। और इसको कौन पब्लिश करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है वो इसको पब्लिश करता है। कौन सी कंट्री टॉप पे है, मतलब कौन सी कंट्री में टेररिज्म के कारण डेथ ज्यादा हुई है, वायलेंस ज्यादा हुई है, वो है दोस्तों अफगानिस्तान। तो याद रखेंगे अफगानिस्तान। 86th मेरे ख्याल से बच्चों को यार बताने की जरूरत नहीं, अब तो इतनी बार मैं करवा चुका हूं कि बच्चों को याद हो जाना चाहिए। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर जो है वो 86th रैंक है इंडिया का। और ये कौन पब्लिश करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करता है। इसमें सबसे ऊपर कंट्री कौन सी है? न्यूजीलैंड है और दोस्तों डेनमार्क है। मतलब सबसे अच्छी कंट्रीज जो है जो ट्रांसपेरेंट है वो कौन सी है हमारे पास? न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क। नेक्स्ट है दोस्तों 131st
131st रैंक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 131st रैंक जो है वो इंडिया का है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है। और इसमें आपने याद रखना है कि टॉप कंट्री कौन सी है? नॉर्वे है दोस्तों। कौन सी कंट्री है? नॉर्वे। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021, फिर से तीन चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। टॉप कंट्री कौन सी है, इसको पब्लिश कौन करता है, और साथ ही साथ इंडिया का रैंक जो है वो इसमें क्या है। लेकिन इसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यार ग्लोबल ट्रांजिशन का यहाँ पे मतलब जो है वो क्या होगा। ग्लोबल ट्रांजिशन का दोस्तों मतलब है कि जो आपके पास एनर्जी है वो कितनी सिक्योर है, सस्टेनेबल है, अफोर्डेबल है, रिलायबल है। मतलब फ्यूचर के लिए यार ये सारी चीजें हैं भी या नहीं है, क्या हम रेडी हैं चेंज करने के लिए एनर्जी को, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आजकल सोलर का जमाना है, क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उसको ही देख के ये रैंकिंग जो है वो दी जाती है। तो आप बता सकते हो इसमें 115 कंट्रीज को आंका गया है, और आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहां पे कोई भी रैंक ऐसा नहीं है जो बहुत ही अच्छा हो चारों ऑप्शंस के अंदर। तो इंडिया का रैंक दोस्तों कौन सा है? यहां पे 87वां स्थान है। मतलब आप कह सकते हो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो बहुत अच्छा रैंक नहीं कहूंगा, इवन पिछले साल अगर मैं कंपेयर करूंगा इस इंडेक्स को तो उस टाइम पीरियड पे इंडिया का रैंक जो है वो अच्छा था। 2020 में जो है वो इंडिया का रैंक जो है वो कितना था? वो था 74th। लेकिन अब इंडिया का रैंक जो है वो 87th जो है वो आया है। इसको किसने पब्लिश किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है वो इसको पब्लिश किया है। याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पे? स्विट्जरलैंड का। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को किसने किया था? वो किया था हमारे पास बॉर्डर्स विदाउट बॉर्डर, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। और इसमें टॉप कंट्री कौन सी है दोस्तों? स्वीडन है। कौन सी कंट्री टॉप किया है इसने? स्वीडन ने जो है वो टॉप किया है। तो तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर इंडेक्स में आपने इसको याद रखना है। जो यही चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देख सकते हो इंडिया रैंक्ड 87th इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन। यार इंडिया की लेकिन रैंकिंग अगर ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखोगे तो भी कोई खास अच्छी नहीं है। लाइक G20 कंट्रीज में अगर आप इंडिया की रैंकिंग देखोगे तो 19th रैंक है यार। 20 तो उसमें मतलब 19 कंट्रीज हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यूरोपियन यूनियन, तो उसको मिला के 20 में से इंडिया का रैंक 19 है। मतलब टॉप अगर कंट्रीज देखोगे तो वो अलग ही होंगी, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। लेकिन यहां पे 19th रैंक है इसका। लेकिन यूनाइटेड किंगडम जो है वो इसमें टॉप किया है। सेकंड नंबर पे यूएसए। लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इंडिया का थोड़ा सा आपने देखना है। और 3 डिमेंशंस के ऊपर जो है वो कंट्रीज को खास करके जो है वो आंका जाता है। वो डिमेंशंस जो है वो बेसिकली कौन सी हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ क्या कंट्री के अंदर है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, कहीं एनवायरमेंट खराब तो नहीं हो रहा, कार्बन इमिशन तो नहीं ज्यादा हो रही, एंड एनर्जी असेस एंड सिक्योरिटी जो है वहां पे है या नहीं है। और अगर क्लाइमेट चेंज एक्शन जो हो भी रहा है क्या उस कंट्री के अंदर अच्छे तरीके से ग्लोबली जो है वो उसको किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वहां पे देखी जाती हैं। अगर हम सिर्फ एशियन रीजन की बात करते हैं तो 13 कंट्रीज में भी इंडिया रैंक यार 9th है। मतलब जो हमारा एशिया का एरिया है उसमें 9th रैंक जो है वो इंडिया का है। मलेशिया ने इसमें टॉप किया है। और मैं बता चुका हूं पहला रैंक किसका है? स्वीडन का है। और कौन इसको पब्लिश करता है? ये करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और उसकी रिपोर्ट है फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2021। उसके अंदर इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। और इसमें चाइना का स्थान जो है वो इंडिया से आप कह सकते हो किसी ना किसी तरह से अच्छा है, क्योंकि चाइना का रैंक जो है वो इसमें कौन सा है? 68 है। मतलब चाइना और इंडिया जो है वो कलेक्टिवली अगर आप देखोगे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो ग्लोबल एनर्जी डिमांड जो है वो सबसे ज्यादा करते हैं। तो इसीलिए चाइना का रैंक जो है वो 68 है। और क्योंकि चाइना में थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंडिया से क्या है? अच्छा है। तो इस चीज को आपने याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हम ऑप्शंस को भी यार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऑप्शंस को देखा था। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है 94th रैंक। 94th रैंक दोस्तों इंडिया का किसमें है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर जो है वो 94th रैंक है। 2020 का ये इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसको जो है एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हाई हेल्थ ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाती है। नेक्स्ट आता है 121st रैंक है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के अंदर कि लोगों को कितने इकोनॉमिक फ्रीडम मिली हुई है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स का रैंक है, इसको हेरिटेज फाउंडेशन यूनाइटेड स्टेट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है वो पब्लिश करती है। इसमें सबसे टॉप स्थान किसका है? सिंगापुर का है दोस्तों। किसका है? सिंगापुर का। और 72 रैंक, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखोगे। 72nd रैंक है इंडिया का ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के अंदर। 2020 का ये इंडेक्स है और इसको टाटा
कम्युनिकेशन पब्लिश करता है, इंडिया का रैंक 72 है और इसमें स्विट्जरलैंड ने जो है वो टॉप किया था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स और इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी इज द ओनली इंडियन यूनिवर्सिटी एंटर्ड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड टॉप 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। ये रैंकिंग किसकी है? द इम्पैक्ट रैंकिंग 2021। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये रैंकिंग किसकी है? द इम्पैक्ट रैंकिंग। द का मतलब है द हायर एजुकेशन, और इसको कह सकते हो टाइम्स हायर एजुकेशन। तो इस चीज को याद रखना है, टाइम्स हायर एजुकेशन की तरफ से पब्लिश की जाती है। दो तरह की रैंकिंग्स दोस्तों ये पब्लिश करते हैं। एक तो पब्लिश करते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 से इन्होंने पब्लिश कर दी है। एक ये पब्लिश करते हैं सस्टेनेबिलिटी के बेसिस पे, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे 17 उनको ध्यान में रख के जो है वो इसको पब्लिश किया जाता है कि लाइक जेंडर इक्वालिटी है, एजुकेशन का अच्छा ध्यान रख रहे हैं, तो वो 17 गोल्स को देख के जो है वो इसको पब्लिश किया जाता है। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 तो हम कर चुके हैं। उसमें जो स्थान है इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी का था, उसमें दोस्तों हमारे पास हमारा इंस्टीट्यूट था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। वो टॉप था, मतलब 300 और 350 में ग्लोबल रैंकिंग में वो आता था, लेकिन इंडिया की तरफ से वो टॉप यूनिवर्सिटी थी। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर टॉप 100 में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है दोस्तों, और वो कौन सी यूनिवर्सिटी है हमारे पास? वो है अमृता विश्व विद्यापीठम। कौन सी है? अमृता विश्व विद्यापीठम। और आंसर क्या होगा इसका? सी होगा इसका मतलब। तो याद रखेंगे। और ये यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेट में आपको मिलेगी? ये मिलेगी दोस्तों तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु। लेकिन अगर आप 200 की टॉप ग्लोबल 200 की रैंकिंग ले लेते हो तो इंडिया के तीनों इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे। तो मतलब अगर एग्जामिनर आपको यहां पे 100 की बजाय 200 लिख दे तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्योंकि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का स्थान भी जो इसके अंदर आएगा, क्योंकि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में है। 100 से लेके मतलब 101 से लेके 200 के बीच में इसकी रैंकिंग है। जेएसएस अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन जो कि कर्नाटका के अंदर है, इसका स्थान भी दोस्तों 101 से लेके 200 के बीच में है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। टॉप 100 पूछें तो सिर्फ एक ही आएगी, अमृता विश्व विद्यापीठम। लेकिन अगर 200 के अंदर पूछें तो तीनों की तीनों यूनिवर्सिटी जो है वहां पे आ जाएगी। और टाइम्स हायर एजुकेशन का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों कहां पे है? लंदन के अंदर। तो आज हमने 3 रैंकिंग्स जो हैं वो ध्यान से आपने नोट कर लेनी है। सबसे पहले हमने प्रेस फ्रीडम किया था। प्रेस फ्रीडम को पब्लिश कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे? फ्रांस के अंदर। दूसरा हमने किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर। और अब हम कर रहे हैं टाइम्स हायर एजुकेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे? लंदन, यूनाइटेड किंगडम। तो आप यहां पे देख सकते हो 3 इंडियन स्कूल्स हैं इसके अंदर। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से जो लिस्ट तैयार की गई है, और इसमें 200 यूनिवर्सिटीज, टॉप 200 यूनिवर्सिटी में 3 इंडियन स्कूल्स हैं। और ये रैंकिंग है टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग। और दोस्तों याद रखना है इंडिया का जो ये हमारा इंस्टीट्यूट है अमृता विश्व विद्यापीठम, इसकी रैंकिंग कौन सी है? 81th रैंक है अगर आप ग्लोबल लेवल पे इसको देखोगे। और वैसे अगर आप देखोगे ग्लोबल लेवल पे सबसे टॉप यूनिवर्सिटी का रैंक किसके पास है? यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। लेकिन ये रैंकिंग जो है वो सस्टेनेबिलिटी के बेसिस पे दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी के बेसिस पे ये सबसे आगे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी एंड रिमिट यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की ये दूसरे और तीसरे स्थान पे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 जो गोल्स हैं उनको पूरा करने के समर्थ रखते हैं। और आपको इंडिया के इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता लग गया, सारी चीजें यहां से क्लियर हो चुकी हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और रिसेंट रिलेटेड न्यूज भी दोस्तों इसी के साथ हम कर चुके हैं कि टाइम्स हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे टॉप पे इंडिया की यूनिवर्सिटी कौन सी है? IISc बेंगलुरु इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स? तो यहां पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके पास ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली इसी पर्सन को जो है वो यूनाइटेड नेशन की भी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल ऑडिटर लगाया गया था। तो याद रखना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की यहां पे बात करें? OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, जिसको 1997 में बनाया गया था। 1997 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पे है? हेग के अंदर है। कहां पे है? हेग। हेग कहां पे दोस्तों? नीदरलैंड्स। और साथ ही साथ याद रखना है इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है? जितनी यूनाइटेड नेशन की है 193 मेंबर कंट्रीज इसकी हैं। और इसका मेन जो मकसद है वो यही है कि जो हमारा एलिमिनेशन है केमिकल वेपन्स को, उसको हमने जो है वो मतलब केमिकल वेपन्स को पूरी तरह से हमने क्या करना है? खत्म करना है। और हेग नीदरलैंड से आपको एक ऑर्गेनाइजेशन और याद आ रही होगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। इसका हेडक्वार्टर भी दोस्तों कहां पे? हेग नीदरलैंड्स के अंदर। तो किसको अपॉइंट किया गया एक्सटर्नल ऑडिटर? तो इसमें बहुत ही सिंपल है, आपको एक हिंट देता हूं कि रिसेंटली उनको एक ऑर्गेनाइजेशन का, मैंने अभी बताया यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन का भी इनको एक्सटर्नल ऑडिटर जो है
वो लगाया गया है। और वो ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों कौन सी है, वो है हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो इस चीज को आपने याद रखना है। और एक बात आपने साथ में और याद रख लेनी है कि लगाया तो गया है, लेकिन ये इंडिया के इस टाइम पीरियड पे 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी हैं, 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इससे पहले ये जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं, और नाम है दोस्तों उनका गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, गिरीश चंद्र मुर्मू। आप फोटो देख सकते हो, मेरे ख्याल से आपने देखा होगा इनको। ये हमारे 14th कैग भी हैं और एक्सटर्नल ऑडिटर भी लगा दिए गए, प्रोहिबिशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ओडिशा से बिलोंग करते हैं। आईएएस ऑफिसर हैं गुजरात कैडर के, लेकिन ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दो तीन चीजें। 14th कैग हैं, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन के भी एक्सटर्नल ऑडिटर्स लगाए गए हैं, और साथ ही साथ अभी जो हैं वो OPCW के भी एक्सटर्नल ऑडिटर लगा दिए गए हैं। और इनका टाइम पीरियड जो है वो कितना है, ये याद रखोगे, 3 साल का दोस्तों इनका क्या है, टाइम पीरियड है, जो 2021 में क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। और इंडिया रिसेंटली एज ए मेंबर बना है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, याद रखोगे, रिसेंटली इंडिया जो है वो मेंबर भी बना है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, OPCW की ही, जो कि एशिया ग्रुप को इंडिया क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा 2 साल के लिए। ये भी आपने जो है वो याद रखना है। तो क्या क्या चीजें याद रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर, तो फटाफट बता देता हूं। OPCW के बारे में याद रखना है, खास करके हेडक्वार्टर इसको आपका पता होना चाहिए, हेग नीदरलैंड्स के अंदर। एक तो ये चीज याद रखनी है। एक याद रखना है कि जो इनके एक्सटर्नल ऑडिटर लगाए गए हैं वहीं किसके लगाए गए हैं, यूनाइटेड नेशन के भी लगाए गए हैं। और इंडिया OPCW की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए 2 साल के लिए चुना गया है। और ये इंडिया के 14th कैग भी हैं, और फर्स्ट साथ में क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, किसके, पहले थे अब नहीं है, क्योंकि अब तो मनोज सिन्हा है जम्मू एंड कश्मीर के। तो आंसर क्या होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। लेकिन दोस्तों जो आप बाकी ऑप्शंस यहां पे देख रहे हो यार, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप पहला नाम जो है वो किसका देख रहे हो, तरुण बजाज का देख रहे हो। तरुण बजाज जो है वो रिसेंटली लगाए गए हैं सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मतलब एडिशनल चार्ज दिया गया इनको रेवेन्यू सेक्रेटरी का, तो ये याद रखोगे। नेक्स्ट है आपके पास नाम जयदीप भटनागर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको लगाया गया प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मतलब जिनको हम PIB के नाम से जानते हैं, उनका प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल लगाया गया, मतलब हाईएस्ट पोस्ट पे इनको लगाया गया है। नेक्स्ट है आपके पास इसके बाद नाम क्या है, शरद गोकलानी जी को क्या लगाया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्रेसिडेंट ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, और ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। Who will represent India at World Cities Cultural Forum 2021? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ले रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ स्लाइड जितना है उतना ही आप इसको याद रख सकते हैं, और एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। और इसमें जो आपने चीज याद रखनी है वो ये है कि कौन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये होता क्या है। नाम से पता लग रहा है कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए जो है वो बेसिकली इसको बनाया गया है। इसमें पूरे वर्ल्ड में 40 सिटीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, दिल्ली। तो ये कैपिटल सिटीज बेसिकली इसमें क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। और इसको होस्ट कौन करता है, वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम को, ये लंदन में होता है दोस्तों, हमेशा ये कहाँ पे होता है, लंदन के अंदर होता है। तो इसमें जो भी डेप्टी मेयर्स हैं कल्चर के, हेड्स हैं कल्चर के, मेंबर सिटीज हैं, आप कह सकते हो, और हर सिटी जो है वो इसको होस्ट करती है। लेकिन ज़्यादातर जो है ये इवेंट कहाँ पे होता है, लंदन के अंदर। लेकिन अब जो है वो इन्होंने कर दिया है कि हर साल जो है वो हम वेन्यू जो है वो चेंज किया करेंगे, होस्टिंग सिटी जो है वो चेंज किया करेंगे, और इसका मतलब हर साल जो है वो ये चेंज हुआ करेगा। और इसका थीम जो है वो तो याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, द फ्यूचर ऑफ कल्चर, द फ्यूचर ऑफ कल्चर, ये है दोस्तों इसका थीम। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, वो दिल्ली को तो रिप्रेजेंट करेंगे, साथ में इंडिया को भी रिप्रेजेंट करेंगे इस 2021 के कल्चरल फोरम के अंदर। तो सिंपल क्वेश्चन, 40 वर्ल्ड सिटीज इसके अंदर इंक्लूडेड है, होस्ट लंदन कर रहा है इस बार, और डेप्टी मेयर्स फॉर कल्चर, हेड्स ऑफ द कल्चर फ्रॉम द मेंबर सिटीज, और होस्ट जो है वो मेंबर सिटी करती है एनुअली, हर साल जो है इसको चेंज किया जाएगा। और फ्यूचर और इस कल्चर जो है वो इसका क्या है, थीम है। सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया 68th चेस ग्रैंड मास्टर?
तो रिसेंटली हमने क्वेश्चन कवर किया था 3-4 महीने पहले कि 67th ग्रैंड मास्टर इंडिया को मिल चुका है, जो कि गोवा से थे और उनका नाम क्या था, लियोन मेंडोंका। ये हमारे पास 67th ग्रैंड मास्टर थे चेस से रिलेटेड। इसका मतलब ये तो आंसर दोस्तों हो नहीं सकता। तो आंसर इसका क्या है, अर्जुन कल्याण, जो रिसेंटली कहाँ पे खेल के आए हैं और ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये रिसेंटली सर्बिया के अंदर दोस्तों एक टूर्नामेंट हो रहा था। कहाँ पे, सर्बिया के अंदर एक टूर्नामेंट हो रहा था जिसका नाम क्या था, ग्रैंड मास्टर रुजना जोरा 3, ZORA 3, ये टूर्नामेंट का नाम है। और इस टूर्नामेंट के अंदर जीते कौन हैं, ये जीते हैं हमारे पास अर्जुन कल्याण। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और ये बने हैं हमारे पास 68th चेस ग्रैंड मास्टर। क्या आपको पता है कि पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, मतलब सबसे बड़ी पोजीशन आप कह सकते हो चेस के अंदर ये ग्रैंड मास्टर, क्योंकि बहुत एक टूर्नामेंट नहीं जीतना होता इसमें, ऑलमोस्ट जो है वो 27 गेम्स को जीत के जो है वो आगे बढ़ता है ये बंदा। तो मतलब बहुत ही बड़ा इवेंट होता है ये। और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन मतलब फिडे जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करवाता है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा, ल्यूसान स्विट्जरलैंड के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अर्जुन कल्याण सिर्फ 18 साल के हैं दोस्तों, ये 18 साल के। और जो मैं 67th ग्रैंड मास्टर की बात कर रहा था लियोन मेंडोका की, ये सिर्फ 14 साल के थे। मतलब आप देख सकते हो कि यार इतनी कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनना। और विश्वनाथन आनंद जो हैं वो इंडिया के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर थे, जो 1988 में जो है वो बने थे। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा। और ये हाईएस्ट टाइटल है जो चेस प्लेयर जो है वो अचीव करता है वर्ल्ड चैंपियनशिप के बिना, ग्रैंड मास्टर जो बनता है। तो कौन सी चैंपियनशिप थी, रुजना जोरा 3, जो कि सर्बिया के अंदर हुई थी, तो उसमें अर्जुन कल्याण जीते हैं। तो सिंपल, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो आपको एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है अर्जुन कल्याण कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, ब्रिक्स गेम 2021 विल बी होस्टेड बाय विच स्टेट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें एक हिंट दे देता हूं आपको। यहाँ पे हो रही हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, याद रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जहां पे हो रही हैं वहीं पे जो है वो ब्रिक्स गेम्स भी साथ में होंगे। मैंने लास्ट ईयर बहुत बार इसको कवर करवाया, किरण रिजिजू जी ने अनाउंस किया था, क्योंकि ब्रिक्स की 2021 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। इसलिए ब्रिक्स गेम्स जो है वो कहाँ पे होंगी, इंडिया में होंगी। लेकिन कौन सी स्टेट में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ। और वो स्टेट कौन सी है, हरियाणा है दोस्तों, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में हो रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किसने होस्ट की थी, कर्नाटका ने की थी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स किसने होस्ट की थी, जम्मू एंड कश्मीर ने होस्ट किया था उसको। सिंपल, तो ये तीनों की तीनों याद रखनी है। और हरियाणा होस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स फ्रॉम 21 नवंबर टू 5 दिसंबर 2021। तो ये याद रहेगा, मेरे ख्याल से इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कब होगी, ये बात कर चुके हैं। इसमें 25 तरह की स्पोर्ट्स होंगी दोस्तों, और 5 ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को इसको रिसेंटली ऐड किया गया था अंडर 18 कैटेगरी के अंदर। और आप देख सकते हो वो कौन कौन सी हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे गटका है। गटका जो है वो पंजाब का, आप कह सकते हो एक तरह का मार्शल आर्ट है। तो आपने याद रखना है कि ये पंजाब से मार्शल आर्ट को लिया गया है। कलैरी पट्टू है हमारे पास, जिसका ओरिजिन जो है वो केरला से माना जाता है। थांग ता है, जो थांग ता है हमारे पास, वो माना जाता है कि मणिपुर का मार्शल आर्ट है। और एक है हमारे पास मालखंबा, जो कि मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट जो है वो माना जाता है। और एक हो गया योगासन, जो अंडर 18 कैटेगरी के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ। और आपने याद रखना है कि ब्रिक्स गेम्स इसी के साथ जो है वो क्या की जाएंगी, होस्ट की जाएंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है। इसमें 8500 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों, इंडिया से और अलग अलग कंट्री से। और इसमें एक स्पोर्ट्स एक्सपो है वो भी ऑर्गेनाइज की जाएगी इसी के साथ। और एक टेबल आपने जो है वो अपनी नोटबुक के ऊपर बनाना है। वो टेबल कैसा बनाना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरह से उसको बनाओगे। आपने लिखना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018। वैसे 2018 का याद करने की जरूरत नहीं है, आपने जो याद रखना है वो जनरली आपने यही चीज़ें याद रखनी होती है। वैसे तो ये टूर्नामेंट जनवरी में होता है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि जनवरी में हो ही नहीं रहा टूर्नामेंट। ये कहाँ पे हो रहा है, नवंबर में जाके हो रहा है। तो मतलब आप कह सकते हो कि ये जो है वो जनवरी से हटके पहली बार जो है वो टूर्नामेंट नवंबर दिसंबर में हो रहा है। दूसरी चीज़ इसमें कि पहली बार हो रहा है कि ये एक वेन्यू पे नहीं हो रहा, अलग अलग जगह पे हो रहा है। लाइक हो तो हरियाणा में रहा है, लेकिन हरियाणा में भी अलग अलग सिटीज़ में हो रहा है। अदरवाइज ये एक ही सिटी में होता था ये। तो ये मतलब इसमें इवेंट में खास है। 2018 का कहाँ पे हुआ दोस्तों, दिल्ली के अंदर हुआ। 2019 का कहाँ पे हुआ, महाराष्ट्र के अंदर हुआ, पुणे के अंदर हुआ बेसिकली। नेक्स्ट 2020 का कहाँ पे हुआ, असम के अंदर, गुवाहाटी के अंदर हुआ। और 2021 का हरियाणा के अंदर। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको बता रहा हूँ दिल्ली में हुआ, तो दिल्ली तो एक ही है यार, उसमें तो अलग अलग जगह है नहीं, तो एक ही जगह पे हुआ। महाराष्ट्र पुणे में हुआ, असम गुवाहाटी में हुआ, हरियाणा में लेकिन ये अलग अलग वेन्यूज पे हो रहा है।
ठीक है, तो मतलब पहला इवेंट है जो अलग अलग वेन्यू पे हो रहा है, अदरवाइज एक ही जगह पे होता है। ठीक है, और 2018 में टीम कौन सी जीती थी? हरियाणा जीता था। दिल्ली में हुआ था लेकिन जीता था हरियाणा। दूसरा महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र ही जीता था। तीसरे में भी कौन जीता था? महाराष्ट्र जीता था। अब चौथे में देखते हैं यार कौन जीतेगा, है ना। लेकिन यही स्टेट्स हमेशा आगे रही हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बस यही स्टेट्स के रैंक जो है वो आगे पीछे और कुछ नहीं है। तो याद रहेगा, देखते हैं कौन जीतेगा। तो आंसर तो आपको पता लग गया, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन वीडियो को लाइक करना है यार, 700 प्लस लाइक्स, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, जिसको हम अर्थ डे के नाम से भी जानते हैं, जो कि हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका थीम जो है वो आपने मुझे बताना है क्या होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि अर्थ डे का थीम जो है वो 2021 का क्या है। तो आंसर क्या होगा? सिंपल है, रिस्टोर आवर अर्थ। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। क्यों मनाते हैं इस दिन को? ताकि एनवायरनमेंट को जो चीजें खराब कर रही हैं वो लोगों को अवेयर कर सकें कि उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, लोगों को लाइवलीहुड के बारे में बताना है कि किस तरह से जीवन व्यतीत कर सकते हो, बायोडाइवर्सिटी किस तरह से डिक्लाइन कर रही है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना है कि यार हमने इसको रोकना है। और 1970 से हम इस दिन को मना रहे हैं, अर्थ डे को। इसका मतलब इस बार 51st अर्थ डे मना रहे हैं। 51st अर्थ डे जो है वो मना रहे हैं। पहले इसको अर्थ डे ही कहते थे, लेकिन 2009 में इसका नाम जो चेंज करके क्या कर दिया, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे जो है वो कर दिया गया। लेकिन दोस्तों यहां पे आपके लिए और भी ऑप्शंस जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। और ऑप्शन सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? और ऑप्शन ये इंपॉर्टेंट है कि आपके थीम जो बाकी आप देख रहे हो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सबसे पहला देख रहे हो, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। ये थीम दोस्तों कौन से दिन का है? ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का ये थीम है। और ये कौन से दिन मनाया जाता है? 3 मार्च को इसको मनाया जाता है। और ये थीम जो है वो इसका है। नेक्स्ट, वैल्यूइंग वाटर। ये दोस्तों नाम से पता लग रहा है जो है वो किसका होगा? ये है दोस्तों वर्ल्ड वाटर डे का। किसका है? वर्ल्ड वाटर डे का। और वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, वैल्यूइंग वाटर। नेक्स्ट है द क्लॉक इज टिकिंग। द क्लॉक इज टिकिंग का मतलब है ये है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। हमने बहुत ही अच्छे से इसको कवर किया था। और ये दिन कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। 24 मार्च। तो ये चीज़ें याद रखनी है। और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से याद रखेंगे। 22 मार्च दोस्तों है वर्ल्ड वाटर डे, मतलब पानी की बात हो रही है। फिर से 23 को हमारे पास क्या आता है? मेट्रोलॉजिकल डे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, तो वो भी पानी की बात हो रही है। नेक्स्ट आता है ट्यूबरक्लोसिस डे। तो मतलब याद रख सकते हो इसको किसी ना किसी तरह से रिलेट करके। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। टाटा स्टील लिमिटेड एंड विच बैंक एग्जीक्यूटेड द ग्लोबल फर्स्ट ब्लॉकचेन इनेबल्ड पेपरलेस ट्रांजैक्शन इन स्टील इंडस्ट्री। मतलब टाटा स्टील ने यार एक कंपनी को एक्सपोर्ट किया स्टील, जिसके लिए उन्होंने ट्रांजैक्शन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। और आपने बताना है कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ट्रांजैक्शन जो है वो किसके थ्रू हुई है। सिंपल क्वेश्चन। तो वो हुई है HSBC के थ्रू, क्योंकि HSBC इंडिया इसमें इन्वॉल्व था। इसमें जो है वो HSBC यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी इन्वॉल्व था। मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कंपनी को स्टील बेचा गया टाटा स्टील्स की तरफ से। तो HSBC की तरफ से, UAE की तरफ से HSBC इंडिया को जो है वो ट्रांजैक्शंस की गई, पैसा जो है वो भेजा गया, लेकिन ब्लॉकचेन इनेबल्ड ट्रांजैक्शन जो है वो हुई थी। तो दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि टाटा स्टील की तरफ से और HSBC की तरफ से ये किया गया। तो फर्स्ट स्टील HSBC ब्लॉकचेन इनेबल्ड पेपरलेस ट्रेड डील जो है वो यहाँ पे हुई है। और ये UAE की कंपनी का नाम है यूनिवर्सल ट्यूब एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री। हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। HSBC UAE ने क्या किया? लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू कर दिया यूनिवर्सल ट्यूब एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज विद HSBC इंडिया के साथ। और नेगोशिएटिंग बैंक बन गया ये टाटा स्टील का, जो कि एक्सपोर्टर था। तो इतनी चीज़ें याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से कुछ खास इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन ही आप जो है वो इसमें याद रख सकते हो, या मेन टैग लाइन जो है वो क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो। और इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टाटा स्टील। बिल्कुल हर काम में टाटास जो हैं वो आगे रहते हैं। और आपने याद रखना है UAE जो है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। टाटा स्टील का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो जमशेदपुर झारखंड के अंदर है। मेरे ख्याल से सबको पता है। CEO जो हैं वो कौन है? मिस्टर TV नरेंद्रन। और HSBC के बारे में बात करेंगे। HSBC की स्थापना 1865 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम। काफ़ी बच्चे मानते हैं कि हांगकांग में होगा, क्योंकि इसका नाम है हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन, लेकिन दोस्तों हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। चेयरमैन की याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल बैंक है। और रिसेंटली आपको पता है कि यार सिटी बैंक जो है वो बंद कर चुका है इंडिया में सारे ऑपरेशंस। अब एक न्यूज़ आप यहाँ पे और कर सकते हो, हम करेंगे भी इसको वन लाइनर के अंदर, कि फर्स्ट रैंड बैंक
जो कि साउथ अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, वो भी इंडिया के अंदर अपने ऑपरेशंस को बंद कर रहा है। वो भी इंडिया के अंदर अपने ऑपरेशंस को बंद कर रहा है। यार इतने बैंक जो है वो, इवन आप आने वाले दिनों में देखोगे और भी हम न्यूज़ में करेंगे कि बहुत से बैंक जो है वो इसमें अपना काम जो है वो बंद कर देंगे। तो सिटी बैंक छोड़ के चला गया है, फर्स्ट रैड बैंक जो है वो छोड़ के चला गया। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो छोड़ के जा रही हैं, क्योंकि एनपीए बहुत बढ़ रहा है, बिजनेस है नहीं इंडिया के अंदर, तो ये सारे छोड़ के जा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखोगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं, लेकिन एक रीसेंट रिलेटेड न्यूज़ दोस्तों याद रखनी है। आईटीआई लिमिटेड एंड थैलेमस इरविन ने एक टाई अप किया था, जिसने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टेक्नोलॉजी बनाई थी, गरुड़ा ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म फॉर स्टोरिंग मेडिकल डाटा ऑन द ब्लॉकचेन। मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो इन्होंने मेडिकल डाटा स्टोर किया, और ये पहली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी थी जो मेडिकल डाटा के ऊपर ट्राई की गई, जिसका नाम था गरुड़ा ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। तो इसमें याद रखने वाला कीवर्ड क्या है? गरुड़ा। और इसमें इन्होंने जो है वो टेस्टिंग भी की थी। इन्होंने 300 पेशेंट्स के ऊपर इसको क्या किया था? टेस्ट किया था। तो इस चीज को आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, 6th ग्लोबल फोरम ऑन टीबी वैक्सीन 2022 विल बी कन्वीन्ड इन विच कंट्री। तो यार मैं यहां पे बात कर रहा हूं 2022 की, क्योंकि 2021 की तो इस साल हो ही है अभी अप्रैल के अंदर, और वो 5th ग्लोबल फोरम था टीबी वैक्सीन का, जिसमें बात की जाती है कि टीबी की वैक्सीन हमने लेके आनी है। और एक इनिशिएटिव लिया गया 2021 के अंदर कि टीबी की वैक्सीन 2023 तक अगर आ जाती है तो हम ग्लोबली जो है वो 2030 तक टीबी को क्या कर पाएंगे? एलिमिनेट कर पाएंगे। लेकिन इंडिया का टारगेट तो बहुत ही ओवरवेलमिंगली है, 2025 तक इंडिया का टारगेट है कि हमने टीबी को इरेडिकेट कर देना है। और रिसेंटली आपको पता है कि पहली यूनियन टेरिटरी जो टीबी को इरेडिकेट कर चुकी है वो कौन सी है दोस्तों? लक्षद्वीप है। कौन सी है? लक्षद्वीप। और ये टीबी वैक्सीन 2020 जो है वो कहां पे की जाएगी? फ्रांस के अंदर की जाएगी। याद रखना है कहां पे की जाएगी? फ्रांस के अंदर। सिंगापुर का याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 का एडिशन जो है वो कहां पे हो रहा है? सिंगापुर के अंदर हो रहा है। ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों आपको। और 5th वर्चुअल हुई थी, तो इसलिए वेन्यू याद करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, चांदनी चौक जो है वो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और इन्होंने जो है वो इंडिया की तरफ से इसको एड्रेस किया है। और ये अप्रैल में हुआ, 3 दिन का बेसिकली इवेंट था। और इसमें जो है वो टीबी वैक्सीन से रिलेटेड जितने भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी और साथ में जितने भी स्टेक होल्डर्स थे जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, सबको इकट्ठा किया जाता है। और ये वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट गैदरिंग है जो टीबी वैक्सीन के ऊपर होती है। और फर्स्ट टीबी फ्री यूनियन टेरिटरी में बता चुका हूं कौन से? लक्षद्वीप। और अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पूछें, ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों, बुदगाम डिस्ट्रिक्ट है कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में, जो फर्स्ट टीबी फ्री डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है। और इंडिया का टारगेट है कि 2025 तक हमने जो है वो टीबी को इरेडिकेट कर देना है। 2023 तक हमने ग्लोबली टीबी की वैक्सीन ले आनी है। 2030 तक हमने ग्लोबली जो है वो टीबी को इरेडिकेट करना है। 2025 तक इंडिया में इरेडिकेट कर देना है। तो टीबी मुक्त भारत जो है वो भी एक कैंपेन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया, ताकि हम टीबी को क्या कर सके? हम बिल्कुल ही क्या कर सके? एलिमिनेट कर सके। तो बिल्कुल इस चीज को आपने याद रखना है। तो सारी चीजें मैं इसमें कवर कर चुका हूं। और लेकिन एक बात और बताऊंगा कि रिसेंटली हर्षवर्धन जी जो है वो चेयरमैन बनाए गए हैं किसके? इंडिया स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। याद रखना है, इंडिया स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। इसके चेयरमैन जो हैं वो कौन बनाए गए हैं? हर्षवर्धन जी बनाए गए हैं। और इसका स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड के अंदर। इसका मेन मकसद यार यही है कि हमने टीबी को क्या करना है? इरेडिकेट करना है। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी बनती जा रही है जिससे बहुत ज्यादा लोग जो है प्रभावित है, और बहुत से लोगों को इसकी जो है वो मतलब इससे लोगों की डेथ हो रही है। तो क्रिटिकल हेल्थ चैलेंजेस जो है वो हमारे सामने, जिसको हमने दूर करना है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच कैपिटल सिटी रिलीज्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ड्राफ्ट साइकिलिंग पॉलिसी इन इंडिया। इसके ऊपर मैं काफी टाइम से, पिछले 3-4 साल से जो है वो बात हो रही है। इवन मैं खुद सोच रहा था इसके बारे में कि यार इस तरह की पॉलिसी जो है वो इंडिया के अंदर होनी चाहिए कि यार साइकिलिंग करने वालों के लिए एक अलग से कुछ ट्रैक्स हों, साइकिलिंग के लिए कोई पॉलिसी हो, रेंट पे कुछ साइकिलिंग हो। तो अब ये पॉलिसी जो है वो एक सिटी लेके आई है, ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक ऐसा माहौल तैयार किया जा सके, तो ताकि एक तो हेल्थ इस पे इंप्रूव होगी, साथ ही साथ जो है वो कार्बन एमिशन कम होगा। तीसरा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इसमें जो सोशल बैरियर्स हैं, या आप कह सकते हो कि जो लोगों की सोच है, वो भी यहाँ पे चेंज होगी कि व्हीकल छोटा या बड़ा होने से कोई इफेक्ट जो है वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा इसका? चंडीगढ़ होगा दोस्तों। चंडीगढ़ इसको प्लान कर रहा है, ड्राफ्ट उन्होंने बना लिया, मतलब रफ वर्क उन्होंने तैयार कर लिया है, जिसके अंदर उन्होंने 3-4 चीजें कही हैं। एक तो वुमेन सेफ्टी के ऊपर जो है वो खास ध्यान रखना है, पैनिक बटन्स जो है वो इसके ऊपर लगे होने चाहिए ताकि कभी भी जो है वो कोई प्रॉब्लम ना आए।
और साथ में जो लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि साइकिल का यूज़ करें, उसके लिए कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव होने चाहिए कि अगर आप इतना किलोमीटर ट्रेवल कर लेते हो तो उसके बाद जो है वो आपको कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेंगे, या फिर कोई ना कोई किसी भी तरह का इंसेंटिव जो है वो उनको मिल जाना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें कह सकते हो कि सोशल और फिजिकल बैरियर्स को जो है वो रिमूव किया जाएगा ताकि साइकिल को अडॉप्ट किया जाए। सोशल खास करके बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जो साइकिल चलाता है यार वो मतलब बहुत ही गरीब है, तो इस चीज़ को जो है वो हमें तोड़ना होगा, है ना, इस चीज़ को हमें तोड़ना होगा। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे जो है वो हमें साइकिल ट्रैक्स को अलग से बनाना पड़ेगा। तो ये ड्राफ्ट जो है वो किसने तैयार किया है? चंडीगढ़ ने तैयार किया है। तो चंडीगढ़ ड्राफ्टेड फर्स्ट ऑफ इट काइंड साइकिलिंग पॉलिसी। तो ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, और अर्बन एरियाज में इसका यूज होना यार बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो है वो ट्रैक्स तो बने हुए हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे स्टैंड्स भी बने हुए हैं, तो वहां पे साइकिल उठाते हैं लोग, अगले स्टैंड पे खड़ी कर जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट की होंगी या प्राइवेट किसी ने लगाई होंगी, लेकिन उसका कोई भी रेंट वगैरह जो है वो नहीं लिया जाता। लेकिन इंडिया में ऐसा किया जा सकता है। गरीबी इंडिया के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा है, इवन कोविड-19 के कारण थोड़ी सी बड़ी होगी यहाँ पे, लेकिन इस चीज़ों को प्रमोट करने के लिए अर्बन एरियाज में जरूर जो है वो कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, विच बैंक अपॉइंटेड अर्नस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड, ए मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विस नेटवर्क एज इट्स डिजिटल कंसल्टेंट। तो सिंपल है यार, एक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लेनी है अर्नस्ट एंड यंग की, जो कि इस बैंक को क्या बनाएगी? डिजिटल बनाएगी। सिंपल। तो इस बैंक का जो है नाम है वो क्या है? वो नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर होगा इंडियन ओवरसीज बैंक। 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों तमिलनाडु में, एग्जैक्ट सिटी चेन्नई है। इसकी टैगलाइन क्या है? गुड पीपल टू ग्रो विद। गुड पीपल टू ग्रो विद। तो इसको आपने याद रखना है। और इसके एमडी और सीईओ, यस, इसके एमडी और सीईओ याद रखेंगे, पार्था प्रीतम। पार्था प्रीतम या पार्था सेन गुप्ता भी आप याद कर सकते हैं, एक ही नाम है। तो आरबीआई के जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी डिजिटल फॉर्मेट पे तैयार करने के लिए अर्नस्ट एंड यंग कंपनी की सहायता जो है वो यहाँ पे ली जाएगी, जो कि एक मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विसेज नेटवर्क और डिजिटल कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में बात कर चुके हैं और ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच कंपनी एंड इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एंटर्ड इनटू द स्ट्रेटेजिक को लेंडिंग पार्टनरशिप टू ऑफर हाउसिंग लोन्स टू होम बायर। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि ये आरबीआई की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए थे कि अगर को लेंडिंग करते हो, मतलब एक तरफ आपके पास एनबीएफसी है, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, दूसरी तरफ से कोई बैंक है, तो कम से कम 20% जो है वो एनबीएफसी जो है वो रिस्क जो है वो यहां पे ले सकती है। तो 20% जो है वो रिस्क ले सकते हैं, मतलब कम से कम 20% जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अब अगर दोनों तरफ ही यार एनबीएफसी हो, मतलब दोनों तरफ ही कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो, तो इसके बारे में आरबीआई ने कुछ नहीं बताया हुआ, तो मतलब वो कुछ भी लैंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि को लैंडिंग का मतलब है दो कंपनीज मिलके जो है वो क्या कर रही हैं? आगे मनी को लैंड कर रही हैं। तो यहां पे किसको कर रहे हैं? होम बायर्स को कर रही हैं। एक कंपनी का नाम तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, दूसरी भी दोस्तों हम यहां पे बैंक की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक एचडीएफसी लिमिटेड की। ये बैंक नहीं है, एचडीएफसी बैंक की बात नहीं हो रही, यहां पे बात हो रही है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात हो रही है। तो ये भी एक फाइनेंस कंपनी होगी, मतलब दोनों एनबीएफसी हैं, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अपने हिसाब से जो है वो लेंड कर सकते हैं, तो कोई रिस्ट्रिक्शन जो है इसके ऊपर नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने जो है वो बनाया हुआ है 80:20 का। 80% मतलब कौन अपनी बुक्स में शो करेगा? एचडीएफसी करेगा, 20% जो इंडिया बुल्स शो करेगा। और जो हाउसिंग बायर्स हैं वो मतलब यहाँ पे जो है वो क्रेडिट ले सकते हैं और यहाँ पे उनको बेनिफिट मिल सकता है। और इसमें हर तरह की जो है वो हेल्प की जाएगी, उनको लोन दिया जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो होम बायर्स को जो बेनिफिट मिल सकता है। तो एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में यहां पे याद रख सकते हो। इंडिया बुल्स कोई ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में क्या याद रखना है? एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में याद रख सकते हो कि 1977 में इसको बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। बार बार बता रहा हूं कि यार ये एचडीएफसी बैंक नहीं है, याद रखना, ये एचडीएफसी लिमिटेड है। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रेणु सूद। रेणु सूद, कलर चेंज कर लेते हैं, शायद दिख नहीं होगा, रेणु सूद है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। और टैगलाइन है विद यू राइट थ्रू। विद यू राइट थ्रू, तो इसको याद रखना आपने। इंडिया बुल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र है। गठन जो है वो 2005 में किया गया था। वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गगन बांगा जी हैं। तो सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें एक चीज आपने और ध्यान में रखनी है, रीसेंट रिलेटेड न्यूज। वो क्या है कि एचडीएफसी बैंक ने इंडिया बेस्ट बैंक का अवार्ड जीता था। उन्होंने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो है वो बहुत आगे बढ़ाया। किस अवार्ड के अंदर किसने ये चुना है? ये चुना है एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये क्वेश्चन आ सकता है, आपने याद रखना है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में कवर भी किया था। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट नियो बैंक ऑफ केरला। कल हमने एक क्वेश्चन किया था फर्स्ट नियो बैंक ऑफ जो हमने बनाया था गूगल पे क्रिएटर्स की तरफ से, गूगल पे क्रिएटर की तरफ से फेडरल बैंक के साथ मिलकर बनाया गया था, वो नियो बैंक का नाम क्या था, वो नियो बैंक का नाम था फाई। तो यहां वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे बात हो रही है फर्स्ट नियो बैंक ऑफ केरला विच वाज रिसेंटली ओपन बाय द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी। और दोस्तों उस नियो बैंक का नाम है एस मनी, क्योंकि इसको बनाया किसने, एसवेयर कंपनी ने बनाया, जिसका खुद का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है, खुद का हेडक्वार्टर दोस्तों है केरला के अंदर। तो याद रखना है एसवेयर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सर्विस, जो कि एक केरला बेस्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सर्विस कंपनी है, तो उन्होंने केरला का पहला नियो बैंक बनाया है जिसका नाम है एस मनी नियो बैंक। और ये किसकी पार्टनरशिप के साथ बनाया, क्योंकि यार नियो बैंक की एक खासियत होती है कि उनकी कोई ब्रांचेस नहीं होती, क्योंकि वो वर्चुअल होते हैं सारे के सारे, वो फिजिकल होते ही नहीं है। तो इसका मतलब वो उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता यार। अगर बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता तो वो किसी और बैंक के लाइसेंस के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया गूगल पार्टनर्स जो थे, जिन्होंने गूगल को क्रिएटर्स थे, उन्होंने गूगल पे के को क्रिएटर्स, तो उन्होंने बनाया फाई नाम से एक नियो बैंक, हमने कल ही कवर किया है। और फेडरल बैंक के लाइसेंस को वो यूज करेंगे। तो यहां पे ये कौन से बैंक के लाइसेंस को यूज करेंगे, ये येस बैंक और आईसीआईसी के साथ मिलकर इन्होंने बनाया है। तो याद रखना है ये नियो बैंक जो है वो किसका होगा, एस मनी नियो बैंक। ये है एसवेयर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये केरला का पहला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये एस मनी सारी पंचायत के अंदर केरला के अंदर अवेलेबल रहेगा, ताकि किसी भी तरह की कोई ट्रांजेक्शन होगी वो यहां पे हो सकती है, और कोई भी मर्चेंट, कोई भी एंटरप्राइज इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सी ऑप्शंस जो आप और देख रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। लाइक आप चेकबुक देख रहे हो, checkbook.com बेसिकली, तो ये पहला नियो बैंक है, फर्स्ट नियो बैंक है दोस्तों, किसके लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, लाइक करियाना स्टोर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, केमिस्ट हैं, तो वो इसको यूज करते हैं। फैम पे ये फर्स्ट नियो बैंक है किसका, टीनेजर्स का, मतलब इसमें टीनेजर्स को फैसिलिटी दी जाती हैं। फिन इन जो है ये फर्स्ट फुल फ्लेज्ड कंज्यूमर बैंक, मतलब इसमें सारी चीजें हैं। तो सारी के ऑप्शंस जो हैं वो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और नियो बैंक के बारे में बात कर चुके हैं, एसवेयर के बारे में बात कर चुके हैं, नियो बैंक का नाम याद रखना है। और रिसेंटली आप याद कर सकते हो कि एसवेयर इन एसोसिएशन विद आईसीआईसी बैंक, इन्होंने एस मनी माइक्रो एटीएम लॉन्च किया था, कहां पे, कोच्चि केरला के अंदर। कहां पे लॉन्च किया था दोस्तों, कोच्चि केरला के अंदर, ताकि हर तरह की फैसिलिटीज जो है वो लोगों को मिल सके। मतलब पैसे को ड्रॉ करना है तो मतलब घर के पास ही जो है वो माइक्रो एटीएम्स लगा दिए जाएंगे। तो मतलब घर से ही जो है वो, मतलब आप क्या किया जाएगा इनको, कि घर से ये किसी बंदे को कॉल करेंगे और फिर जो इनका बंदा होगा आईसीआईसी बैंक का, तो वो वहां पे पहुंचेगा, या एसवेयर का वहां पे पहुंचेगा, तो वो क्या करेगा, उनको कहेगा कितने पैसे चाहिए और घर पे आके जो है पैसे दे जाएंगे। मतलब घर पे इनको पैसे जो है वो मिल जाया करेंगे। तो इसलिए इनको नाम दिया गया एस मनी माइक्रो एटीएम्स नाम दिया गया है। मतलब एस मनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, कस्टमर किसका होगा, आईसीआईसी बैंक का होगा। तो आईसीआईसी बैंक के बारे में आप याद रख सकते हो दोस्तों। आईसीआईसी बैंक की यहां पे बात हो रही है, येस बैंक की यहां पे बात हो रही है, दो बैंक्स की बात हो रही है। तो येस बैंक जो बनाया गया था वो 2004 में बनाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। और येस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, प्रशांत कुमार। और दूसरा है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक का जो इस्टेब्लिशमेंट है दोस्तों 1995 में हुआ, और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। इसके एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी। कौन है, संदीप बख्शी। और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, आपने न्यूज मतलब पिक्चर से करना है। इंडियन रेलवेज डेवलप्स फॉर्म बेस्ड कोड्स फॉर स्टेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो सिंपल है यार, मतलब इन्होंने कुछ ऐसी गाइडलाइंस लिखी हैं, कैसे कोड्स लिखे हैं, जिसके थ्रू जो है वो क्या कर सकते हो, आप रेलवे स्टेशन को अच्छे से डेवलप कर सकते हो, रेलवे की लैंड को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो। और ये प्रोजेक्ट कौन इंप्लीमेंट करेगा, ये प्रोजेक्ट करेगा IRSDC, मतलब इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो वो इसके ऊपर काम करेगी। तो आप देख सकते हो फॉर्म बेस्ड कोड जो है वो यहां पे बना लिए गए हैं। तो इससे क्या होगा कि जो रेलवे स्टेशन एरिया है उनको रेलोपोलिस जो है वो बनाया जाएगा, मतलब उसको इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि वो आपको बहुत ही अलग तरीके से दिखेंगे, और मतलब आपको शॉपिंग मॉल की तरह जो है वो दिखेंगे। उसमें हर तरह की सुविधाएं जो है वो आपको दी जाएंगी, और इसमें खास करके ध्यान रखा जाएगा कि सस्टेनेबल एनर्जी जो है वो यहां पे यूज की जाए। तो मतलब इस तरह से जो है वो बनाया जाएगा कि रेलवे लैंड जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यूज की जाए, उसको कमर्शियल डेवलपमेंट हो सके,
और साथ ही साथ जो है वो वहां पे साइंटिफिक स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो की जा सके। तो इस चीज को याद रखना है। और रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जो पीयूष गोयल जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से जो बिलोंग करते हैं, उन्होंने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडियन रेलवे डेडिकेटेड फ्राइट पोर्टल, मतलब सामान को इधर उधर भेजने के लिए आप ऑनलाइन जो रजिस्टर कर सकते हो, वहां से देख सकते हो कि कितना किराया होगा, कितने समय में पहुंचेगा। तो अगर इतनी आसानी आपको मिल जाती है तो आप रेलवे के थ्रू सामान को भेजोगे तो जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इंप्रूव होगा, क्योंकि बहुत सी कंपनीज इंडिया के अंदर ओपन हो सकती हैं। और दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो IRSDC के बारे में। इसके MD और CEO है SK लोहिया। कौन है? SK लोहिया। चेयरमैन कौन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के? मिस्टर प्रदीप कुमार, मिस्टर प्रदीप कुमार। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली। लेकिन दोस्तों एक चीज आपने और याद रखनी है इसके अंदर कि रेलवे के जो CEO हैं वो कौन है, क्योंकि इससे पहले तो आप VK यादव कर लेते थे, लेकिन अब VK यादव जी तो यार रिटायर हो गए हैं। अब कौन लगाए गए हैं? सुनीत शर्मा जी लगाए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेलवे के CEO कौन कौन है। तो विनोद कुमार यादव जी चले गए हैं, अब हमारे पास लगे हैं सुनीत शर्मा जी, जो 1 जनवरी 2021 से इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है और सेकंड चेयरमैन है एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है रेलवे बोर्ड के। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन फिर से सब बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार लाइक करना है 700+ लाइक, सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। पद्म भूषण अवॉर्डी शांखा घोष जी पास्ट अवे, ही वाज बिलोंग टू विच फील्ड? सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर कर रहा हूं कि शांखा घोष जी कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे? वेस्ट बंगाल से। और शांखा घोष जी क्या थे? बंगाली पोएट थे। तो आंसर क्या होगा इसका? C होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर याद रखेंगे और इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये 2 चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वन लाइनर पॉइंट्स के ऊपर, और पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? केयर रेटिंग रिवाइज्ड डाउन इंडियाज GDP ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 टू 10.2% फ्रॉम 10.7 टू 9। तो यार डाउनग्रेड होती जा रही है इंडिया की ग्रोथ रेट, जो प्रेडिक्ट की थी अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा। तो यहां पे क्योंकि कल हमने एक न्यूज की थी कि इकरा ने जो है वो क्या कर दिया, हमारी ग्रेडिंग जो है वो डाउन कर दी 0.5%। मतलब पहले वो कह रहे थे 10 से 11% ग्रो करेगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं 10 से लेकर 10.5 तक ग्रो करेगा। अब जो है वो केयर रेटिंग एजेंसी ने भी जो है वो इसको ऐसा कर दिया है, इंडिया की ग्रेडिंग जो डाउन कर दी है। अब वो कहते हैं कि 10.2% होगी, बिकॉज कोविड-19 केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, जिसके कारण रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगती जा चुकी हैं, और जो हमारी इकोनॉमिक कैपिटल लाइक महाराष्ट्र उसमें बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड पे कोविड के केसेस हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि वहां इन्होंने इस तरह से कर दिया। नेक्स्ट, साउथ कोरिया की LG इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो यार मोबाइल फोन बिजनेस से बाहर निकल रही है, मतलब बहुत ज्यादा लॉस है उनको। पिछले 6 सालों के अंदर कंपनी का डाटा है कि $4.5 बिलियन का लॉस है उनको, क्योंकि यार आपको पता है कि बहुत सी कंपनीज है मोबाइल मार्केटिंग के अंदर, तो LG का फोन जो है वो बिकना मार्केट के अंदर बहुत मुश्किल है। सैमसंग है और बहुत सी कंपनीज हैं, वीवो है, या जिन्होंने सस्ते रेट पे बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज दी और लोग जो है वो उसको परचेज करते हैं, इसलिए जो है अब ये टाटा बाय बाय कह रहे हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट टू सेल 20% स्टेक इन नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एंड 10% स्टेक इन द राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो 20% स्टेक जो है वो NFL के अंदर जो है वो बेच रही है। ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास 51% है, तो इसमें 20% बेच दिया जाएगा। RCFL के अंदर दोस्तों 75% है, तो उसमें से 10% जो है वो बेच दिया जाएगा। लेकिन इसमें याद क्या रखना है कि NFL का हेडक्वार्टर कहां पे है? NFL का हेडक्वार्टर दोस्तों आपको मिलेगा नोएडा, उत्तर प्रदेश के अंदर। NFL के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है वीरेंद्र नाथ दत्त। और RCFL की अगर मैं बात करूं, इसके चेयरमैन हैं SC मुदगेरिकर, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र, लेकिन NFL जहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डिस्कवर्ड न्यू सुपर अर्थ जिसका नाम है GJ740 ऑर्बिटिंग ए रेड ड्वार्फ स्टार। तो यहां पे फिर से एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज है कि एक स्टूडेंट है कैनरी आइलैंड से, उन्होंने एक इंस्टीट्यूट में मतलब इसकी डिस्कवरी कर रहे थे, तो उन्होंने एक इंडिया से, मतलब इंडिया नहीं कहेंगे, पूरी अर्थ कह सकते हो आप, अर्थ से 36 लाइट ईयर जो है वो दूर जो है वो एक सुपर अर्थ ढूंढी है, जिसका नाम क्या रखा गया? GJ740। और जो कि रेड ड्वार्फ स्टार से जो है वो क्या कर रही है? उसके आसपास चक्कर जो है वो लगा रही है। और चक्कर लगाने का जो समय है वो कितना है? 2 दिन 9 घंटे 30 मिनट। और हमारा आपको पता ही है कि अर्थ जो है वो 365 दिन जो है वो ऑलमोस्ट लेती है। और सुपर अर्थ का दोस्तों मतलब है एक इस तरह के प्लैनेट्स जो कि अर्थ के डबल साइज के हैं, और लेकिन उसका जो आप कह सकते हो वेट है वो बहुत ही कम है, इवन नेपच्यून और यूरेनस से भी कम है। लेकिन वो गैस से भी बने हो सकते हैं, पत्थर से भी बने हो सकते हैं, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो इसको आप याद रख सकते हो।
क्लियर। और ये रेड डवार्फ स्टार क्या होते हैं? रेड डवार्फ स्टार मतलब मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट होते हैं, लेकिन ये इसकी इंटेंसिटी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, जिसके कारण ये आंखों से देखे नहीं जा सकते। और मतलब आप कह सकते हो कि अर्थ के पास जो हैं वो 20 ऐसे हमारे पास रेड डवार्फ स्टार्स होंगे जो देखे नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और क्लोजेस्ट स्टार टू सन कौन सा है? क्लोजेस्ट स्टार टू सन है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बिल्कुल याद रखेंगे। क्लोजेस्ट स्टार टू सन है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। चलो अगला क्वेश्चन है, सुहास कुलकर्णी इंडिया फॉर्मर इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर पास्ट अवे एट द एज ऑफ 68। तो यहां पे फिर से इंपॉर्टेंट क्या है? सुहास कुलकर्णी जी का नाम, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। कौन सी गेम से ताल्लुकात रखते हैं? टेबल टेनिस से ताल्लुकात रखते हैं। कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस के कारण इनकी डेथ हो गई, 68 की एज में इनकी डेथ हो गई है। तो सिर्फ यही याद रखना है। नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट बैंक फर्स्ट रैंक बैंक जो है वो एग्जिट कर चुका है, हम बात कर चुके हैं। सिटी बैंक भी एग्जिट कर रहा है, ये भी कर रहे हैं। क्राइसिस बढ़ चुका है इंडिया के अंदर, बहुत हालात खराब हो चुके हैं, लेकिन डरना नहीं है यार, हमने खुश रहना है हमेशा। लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लगता, ये उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था? वेयर इज द प्रिंटिंग प्रेस ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार दो प्रेस हैं जो हमारे पास, दो प्रेस के नाम हैं बेसिकली, जो 4 जगह पे जो है वो काम करती हैं। मतलब एक कंपनी जो प्रेस की है उसमें वो 2 जगह पे है, दूसरी कंपनी जो प्रेस की वो भी 2 जगह पे है। और एक को आरबीआई ओन करता है, एक को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ओन करता है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करता है वो कौन सी है हमारे पास, और आरबीआई जो ओन करता है वो हमारे पास कौन सी है? तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। और दोस्तों, भारतीय रिजर्व नोट मुद्रण जो प्राइवेट लिमिटेड है हमारे पास, ये बेसिकली कौन ओन करता है? ये रिजर्व बैंक जो है वो ओन करता है। याद रखना है, ये कौन ओन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओन करता है। और ये कहां पे है दोस्तों? 2 जगह पे ये लगी हुई है। कहां पे? मैसूर और सालबनी। मैसूर जो है वो कहां पे है? कर्नाटका के अंदर है। सालबनी जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो आंसर क्या होगा इसका? बोथ ए एंड बी होगा। और आरबीआई की जो बात कर चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी एक है, सिक्योरिटी एंड प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और उसकी भी 2 जगह पे है दोस्तों। वो कहां कहां पे? नासिक में है महाराष्ट्र के अंदर, और एक देवास है जिसको होशंगाबाद भी कहा जाता था मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। और 4 गवर्नमेंट की मिंटिंग प्रेस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ओन करती है। 4 मिंटिंग प्रेस कहां पे? जहां पे कॉइन्स बनते हैं। मुंबई है, नोएडा है दोस्तों, और कलकत्ता है, हैदराबाद है। तो ये आपने याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है हमारे पास? हु हेड्स द बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम? कौन बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को लीड करता है? बैंकिंग एंड इकोनॉमी की सीरीज चल रही है, तो सबने आंसर बताना है। और आसान क्वेश्चन नहीं कहूंगा, बहुत ही कम बच्चे जो है इसका आंसर देंगे, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे गलत चाहे सही, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स जो हैं वो आंसर कर रहा हूं। अगर सही है आपका आंसर तो यार मैं एक लाइक आपको दे रहा हूं, है ना। और साथ ही साथ अगर गलत है तो मैं बता रहा हूं कि ये आंसर गलत है। तो कमेंट जरूर करें, सबको आंसर जरूर मिलेगा। लेकिन यार इससे पहले क्या करना है? लाइक जरूर कर देना है। जैसे कि आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर कर दिया करें। 700 प्लस लाइक्स हमें चाहिए। सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम आपको मिल जाए। और शेयर करना है यार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको शेयर कर दें। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। और आज ही आप हमारे करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब कर लें 1 साल और 2 साल की वैलिडिटी के साथ। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट H10 कोड को यूज करें। और मैं हमेशा कहता हूं लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, चाहे वो कोविड की सिचुएशन है, चाहे आपका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ है, तो होप नहीं छोड़नी यार, क्योंकि लाइफ है ही ये कि हमने आगे जो है वो ट्राई करते रहना है, निराश नहीं होना। 1 फेलियर है, 2 फेलियर है, अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी, लेकिन जिस दिन अपॉर्चुनिटी के ऊपर हमने कैप्चर कर लिया उसके बाद हमने जो है वो पीछे मुड़ के नहीं देखना, और हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो गाइस, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, हमेशा एंजॉय करें, हर चीज को पढ़ते रहें और खुश रहें। इस साल आपका लक्ष्य जो है जरूर पूरा होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।